So, hello everyone and welcome back to Gurukul Tak. I am Rahul Pratap Singh from National Convent School. In this particular session, we are going to start the second part of the English Moments chapter, Weathering the Storm in Arsama. जिस किसी ने भी इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए. इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट का वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं. नाउ लेट्स प्रोसीड विद दिस चैप्टर. By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. Here, took in means to assess something, अंदाजा लगाना. अगली सुबह तक प्रशांत ने ये अंदाजा लगाया कि जो शेल्टर में सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है, सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं और तंग हैं. एंड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ का मतलब है कि अपनी कमर कसना और ये फैसला करना कि मैं कुछ करूँगा. तो जब प्रशांत ने ये देखा कि शेल्टर में सब लोग बहुत ही ज़्यादा तंग और दुखी हैं तो उसने ये फैसला किया कि वो किसी तरह से इन सभी लोगों की मदद करेगा. He sensed a deathly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter. 86 lives were lost in the village. Deathly grief means immense grief, बहुत ही ज़्यादा सैडनेस. प्रशांत ने देखा कि शेल्टर में ऑलमोस्ट 2500 लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं और गांव में 86 लोगों की डेथ भी हो गई थी इस साइक्लोन की वजह से. All the 96 houses had been washed away. Washed away means to wash away with the gush of water. तो पानी का फोर्स इतना ज़्यादा था कि उसके बहाव के साथ 96 हाउसेस जो उसके गांव कलीकूड़ा में थे वो सब बह गए थे. It was their fourth day at the shelter. So far they had survived on green coconuts, but there were too few to go around such a tumult of people. Tumult is an uproar of a disorderly crowd force. जैसे कि शेल्टर में 2500 लोग रह रहे थे, वो सभी के सभी भूखे थे, उनके घर नष्ट हो चुके थे, उनके पास कोई भी बिलोंगिंग्स नहीं थी, तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा तंग थे. 4 दिन से वो इस रेड क्रॉस के शेल्टर में रह रहे थे. अभी तक तो वो लोग ग्रीन कोकोनट्स खा के जिंदा थे, लेकिन अब उनके पास इतने कोकोनट्स नहीं थे कि वो 2500 लोगों उन्हें खा के जी सकें. Prashant, all of 19 years, decided to step in as leader of his village if no one else did. प्रशांत जो कि सिर्फ 19 इयर्स की उम्र का बहुत ही यंग बॉय था, उसने ये डिसाइड किया कि वही गांव के लोगों को लीड करेगा क्योंकि बाकी गांव का कोई भी सदस्य लीड करने को तैयार नहीं था. He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. उसने गांव के सारे जो बूढ़े और जवान लोग थे उन सबको इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि जो मर्चेंट है, जो राशन वाला है, उसके ऊपर प्रेशर डाला जाए कि उसके पास जितना भी चावल का स्टॉक है वो उन लोगों को दे दे ताकि वो उसे खाकर थोड़े दिनों तक सरवाइव कर सके. This time the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding waters with food for the entire shelter. Triumphantly means victoriously. अब जब दोबारा से ये लोग मर्चेंट के पास गए तो वो उसे कन्विंस कर पाए और वापस शेल्टर में खाने के साथ ही आए. No one cared that the rice was already rotting. Rotting means सड़ना, गलना या खराब हो जाना. किसी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था कि जो चावल वो लोग लेकर आए थे वो खराब हो रहा था, बिकॉज वो लोग भूख से मर रहे थे, तो इससे अच्छा उन्हें कुछ भी खाने को मिले उससे वो खा लेते. Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire on which to cook the rice. Reluctant means something which is hesitant, which is not willing. अब यहां पे राइटर कह रहे हैं कि reluctant and slow fire, इसका क्या मतलब है? तो ये जो पर्सन्स, जो ब्रांचेस इन लोगों ने इकट्ठा किया था जिसे वो जला रहे थे, ये ब्रांचेस गीली थी जिसके कारण वो आग जो जल रही थी वो बड़ी धीमी धीमी जल रही थी और कभी कभार तो ऐसा लग रहा था कि वो बुझ जाएगी, लेकिन उन्होंने उसी पर चावल को कुक किया. For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses
and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. Bellies means stomach. Finally, 4 दिन के बाद शेल्टर में जितने भी लोग थे वो खाना खा पाए थे। 4 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। उसके बाद प्रशांत का जो अगला टास्क था वो था शेल्टर की सफाई करना, क्योंकि इन 4 दिनों में शेल्टर बहुत ही ज्यादा गंद से भर गया था और इसलिए प्रशांत ने यूथ वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया और शेल्टर के अंदर जितना भी गंद था, कचरा था, लोगों का यूरिन, वॉमिट और डेड बॉडीज जो कि इधर उधर तैर रही थी, उन सबको हटाना शुरू किया और शेल्टर की सफाई करना जरूरी समझा, वरना कोई ना कोई बीमारी फैलने का डर था। और फिर उसने उनसे ये कहा कि जितने भी इंजर्ड हैं या जिसे चोट लग गई है उनको भी हमें देखना होगा, उनकी मदद करनी होगी। On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. It then did not return. 5वें दिन उनके शेल्टर के ऊपर से एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर निकला और उन्होंने शेल्टर के ऊपर कुछ फूड पार्सल्स गिरा दिए, लेकिन फिर उसके बाद वो हेलीकॉप्टर्स दोबारा वहां नहीं आया। The youth task force gathered empty utensils from the shelter. Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter, with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopters that they were hungry. अब जितने भी यंग लोग थे शेल्टर में, उन्होंने खाली बर्तन इकट्ठा किया और फिर उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को मिट्टी में लिटा दिया और उनके पेट के ऊपर ये खाली बर्तन रख दिया, जिससे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ये उन्होंने इसलिए किया ताकि जो हेलीकॉप्टर है जो ऊपर से उड़कर निकल रहा था, उन्हें ये संदेश मिले कि उन लोगों को खाना चाहिए, कि वो लोग भूखे हैं। The message got through and after that the helicopter made regular rounds of the shelter, air dropping food and other basic needs. इनका ये जो आइडिया था वो सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद जब भी हेलीकॉप्टर उनके शेल्टर के ऊपर से गुजरता तो वो ऊपर से फूड और बेसिक जरूरतों के सामान गिरा देते थे उनके शेल्टर के ऊपर, जिसकी मदद से वो लोग सरवाइव कर पाए। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फेंड। ऑर्फेंड मीन्स अ चाइल्ड हु लूजेस ईदर वन और बोथ ऑफ पेरेंट्स टू डेथ। ऐसे बच्चे जो बचपन में अपने एक या दोनों माँ बाप को खो देते हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्फन्स। ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम। Women were mobilized to look after them while the men secured food and materials for the shelter. अब प्रशांत ने ये नोटिस किया कि इस साइक्लोन की वजह से बहुत सारी फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो गई है। कई फैमिलीज के सिर्फ बच्चे बचे हैं, तो कईयों की सिर्फ विमेन बची हैं, तो कईयों के सिर्फ मेन बचे हैं। तो सबसे पहले उसने जितने भी बच्चे हैं उन सबको इकट्ठा किया और उन्हें पॉलीथीन शीट के शेल्टर में आसरा दिया। फिर उसने जितनी भी विमेन्स थी उनकी ड्यूटी लगा दी कि तुमने इन सब बच्चों का ध्यान रखना है और देखभाल करना है, और जितने भी आदमी थे उनको ये ड्यूटी दे दी कि उन्हें उनके लिए खाना और शेल्टर के लिए ज़रूरत की चीज़ें लेकर आनी होगी। As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. Grief means sadness. जैसे जैसे दिन बढ़ते गए प्रशांत ने नोटिस किया कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो औरत हो या आदमी, वो सब दुख में डूबते जा रहे थे। He persuaded the women to start working in the Food for Work program started by an NGO, and for the children he organized sports events. Now, what is an NGO? तो इट इज़ ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर काम करती है। अब प्रशांत का एम ये था कि शेल्टर में जितने भी लोग हैं उन्हें इस दुख से बाहर निकाला जाए, जिसके लिए उसने उन लोगों को कुछ काम दिया। उसने जितनी भी औरतें थी उनको उसने कहा कि आपको फूड फॉर वर्क प्रोग्राम एनजीओ के लिए काम करना है, और जितने भी बच्चे थे उनके लिए उसने स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। He himself loved to play cricket and so he organized cricket matches for children. प्रशांत को भी क्रिकेट खेलने का शौक था, इसलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज किए। इसकी वजह से वो बच्चे बिजी हो गए खेल में और खेलने लग गए, जिससे कि वो अपने दुख से बाहर निकल पाए। Prashant engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives.
प्रशांत ने बाकी सब वॉलंटियर्स की मदद से जितनी भी विडोज और जितने भी ऑर्फन बच्चे थे उनकी मदद की ताकि वो अपनी जिंदगी को रिस्टार्ट कर सके। The initial government plan was to set up institutions for orphans and widows. However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institutions, children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness. Stigma means disgrace. पहले तो गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाया कि वो अनाथ बच्चों के लिए और विधवाओं के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनवा देंगे, लेकिन प्रशांत ने और उसके वॉलंटियर्स ने इस आइडिया को रेजिस्ट किया, इसको अपोज किया, क्योंकि उन्हें ये लगा कि ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में ना तो बच्चे खुश रहेंगे और ना ही ये विडोज खुश रहेंगी, क्योंकि बच्चों को किसी का प्यार नहीं मिलेगा और ये विडोज जो है अकेलेपन में ही जिंदगी काटेंगी। प्रशांत का ये आइडिया था कि इन्हें आपस में एक कर देना चाहिए जिससे कि इनकी फैमिलीज बन जाए। Prashant's group believed orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care. Foster family is a family that provides custody or guardianship of children whose parents are dead or unable to look after them. तो जिन बच्चों के पेरेंट्स मर चुके हैं उन्हें फॉस्टर पेरेंट्स दे दिए गए, ऐसे पेरेंट्स जो कि उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं थे लेकिन उन्होंने उन बच्चों को अडॉप्ट कर लिया अपने बच्चों की तरह। तो प्रशांत और उसके वॉलंटियर्स के ग्रुप के यही मानना था कि इन अनाथ बच्चों को ऐसी फैमिलीज में सेटल करना उनके लिए बेटर है। It is 6 months after the devastation of the super cyclone. This time Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. His handsome youthful face is what the widows and orphaned children of his village seek out most in their darkest hour of grief. सुपर साइक्लोन को आए हुए 6 मंथ्स हो गए थे। अब प्रशांत को जो वुंडेड स्पिरिट है वो हील हो चुका है, यानी कि प्रशांत का जो दुख था वो खत्म हो गया था, क्योंकि उसने अपने दुख पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। उसने अपना सारा फोकस बाकी दुखी लोगों की मदद करने में लगा दिया। और प्रशांत इतना हैंडसम है, इतना खुश है कि गांव के जितने भी लोग हैं जो इस साइक्लोन से डिवास्टेट हुए हैं, जिनकी फैमिलीज खत्म हो गई है, वो सब अपने दुख की घड़ी में प्रशांत को देखते हैं और इससे हिम्मत पाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर प्रशांत इतनी हिम्मत कर सकता है तो वो ऐसी हिम्मत रख के सब लोगों की मदद कर सकता है, तो हमें भी हिम्मत रखनी चाहिए और हमें भी इस मुश्किल समय का सामना करना चाहिए। So this is the story of Prashant and how he faces the storm that had struck upon Arsama and Kalikuda. And with this we come to an end of this part of the chapter. बाकी इसी तरीके की और भी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल गुरुकुल तक and press the bell icon so that you will be notified with my new video updates. So thank you for watching this video. I hope you liked this video and it is useful to you. So with this is Rahul Pratap Singh signing off until we meet next. Bye bye. Take care and goodbye.